भारत में किसी को ये अकल में नहीं आता है कि ये जो मैप दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये दिखा रहे हैं पूरा पंजाब खालिस्तान, हिमाचल प्रदेश खालिस्तान, दिल्ली खालिस्तान, राजस्थान खालिस्तान, गुजरात भी खालिस्तान। हाँ। हिंदू शब्द का तो कोई अर्थ नहीं है और हिंदुइज्म बोल के कुछ होता नहीं है, हिंदू बोल के भी कुछ होता नहीं है। Last 20 years, poison of Naxalism had spread so much that nearly a third of India had become infected by this Naxal virus and was steadily going out of the control of Indian security forces, internal security forces. And you know, all the people who really understood this land came to the same conclusion. Adi Shankaracharya, Ramanuja, Madhava, you take all the great saints and sages. As Swamiji said, that spirituality is the core of India. Without that spirituality, India, Bharat cannot survive. That's why we are different. एक बात बताइए, ये मजेदार बात है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं राइट विंग हूँ? नहीं, कभी नहीं। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कभी कहा कि मैं राइट विंग हूँ? कभी नहीं। नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने कभी कहा कि मैं राइट विंग हूँ? अमित शाह जी ने कभी कहा मैं राइट विंग हूँ? मुरली मनोहर जोशी ने कभी कहा मैं राइट विंग हूँ? अरुण शौरी ने कभी कहा मैं राइट विंग हूँ? तो ये राइट विंग किसने कहा? उनको कुंदक ये बात पे है, ये राइट विंग कुछ नहीं। उनको कुंदक ये बात पे है कि मुझ जैसे पढ़ा लिखा इंसान क्यों कह रहा है कि वो हिंदू है। इसी बात पे राइट विंग रेजोल्यूशन जिससे भारतीय जनता पार्टी शुरू हुआ था, आर्टिकल 4 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज भी कहता है दैट द पार्टी बिलीव्स इन गांधीयन सोशलिज्म। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द अवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। इन द मॉडर्न टाइम्स, व्हेनेवर वी हियर दिस टर्म पॉलिटिकल हिंदुइज्म और हिंदुत्व, आवर माइंड गोज टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म। वी हैव बीन टॉट that political Hinduism or Hindutva is all about extreme right wing. Well, let me tell you, it's a very misunderstood ideology. In fact, political Hinduism का ये intellectual thought Indian Republic बनने के पहले से भारत में exist करता था. In today's episode, I'm speaking with Mr. Hindol Sengupta, who is an award-winning historian and an author. He has written a bunch of books, and out of those books, we are speaking about his latest book, Soul and Sword today. Soul and Sword एक ऐसी किताब है जो कि political Hinduism और हिंदुत्व के roots को trace back करती है. I know कि जब भी पॉलिटिकल हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात की जाती है मीडिया में, तब कई सारे डेरोगेटरी टर्म्स यूज किए जाते हैं। बट फॉर दिस पॉडकास्ट, कीप योर माइंड ओपन and just go through the entire length of this conversation and try to understand what is Hindutva, what is political Hinduism, because it definitely has a very intellectual side. Sir, welcome on the show. Thank you. We were just talking how I first got influenced by your books, and it's an honor and privilege to have you on the show today. I'm absolutely delighted. सर, इन 2016 मैंने फर्स्ट टाइम सोचा था जब मैंने आपकी बुक पढ़ी एंड वो जो इंटरव्यूज आप करते थे वो देखे थे। आपने बीइंग हिंदू पढ़ा था? एग्जैक्टली, बीइंग हिंदू। उस टाइम पे एक बुक का कवर भी अलग था, ब्लू कलर का एक कवर जी था। जी जी जी। तो वो बुक पढ़ने के बाद, वो इंटरव्यूज देखने के बाद, उस टाइम मुझे फर्स्ट आइडिया था, बिकॉज आई वाज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट बैक देन। सो इंटरव्यूइंग पीपल, ये एक वो साइकी में था कि कभी करना है, एंड यू वर द फर्स्ट गेस्ट दैट आई हैड थॉट कि किसी दिन आपको इंटरव्यू करना है, एंड इट्स कम ट्रू टुडे। हो गया। I'm absolutely delighted to meet you. Yeah. Thank you for coming. It took around 7 years, and now we are talking about this book, Soul and Sword. If anyone who is not familiar with what political Hinduism is, this book is your starter pack for that. I would say not just starter pack, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज है इसमें. So why this book firstly? देखिए, हमारा जो देश है बहुत ही अजीब किस्म का देश है। हम बहुत चीज़ों के बारे में झगड़ते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, एक्स पे डिबेट करते रहते हैं। जो पहले ट्विटर था तो उसमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। पर अगर आप थोड़ा सा गहराई में जाएं और लोगों से पूछें कि ये जो आप जिस चीज़ों के बारे में और जिन चीज़ों के बारे में आप लड़ाई कर रहे हैं, इनके बारे में आप कितना जानते हैं, तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा पता नहीं है इनके बारे में, और वो बहुत ही एक शैलो लेवल पे, डे टू डे पोलेमिकल लेवल पे, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो झगड़ रहे हैं। अगर आप उनको पूछे, चलिए आप सावरकर जी के बारे में लड़ाई कर रहे हैं,
या नेहरू जी के बारे में लड़ाई करिए, जो भी है एज द केस में भी, आप जानते क्या है सावरकर जी के बारे में या नेहरू जी के बारे में? तो द आंसर इज नॉट मच. आई थिंक part of my work as a historian is to build a deeper capacity of knowledge so that we understand our own country. Yeah. चलो, आपको अगर देश के बारे में झगड़ना भी है तो पहले देश को जानना पड़ेगा आपको. बिल्कुल. और ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म जो है, जिसको हम हिंदी में कुछ लोग हिंदुत्व कहेंगे, पर हिंदुत्व अगर आप देखें, मैं किताब में समझाता हूँ, पॉलिटिकल हिंदुइज्म एक विशाल टाइमलाइन है, उसके बीच में एक पोर्शन को आप हिंदुत्व समझिए उसको. पर पॉलिटिकल हिंदुइज्म एक पूरा यूनिवर्स है. क्योंकि पॉलिटिकल हिंदुइज्म यूनिवर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी हिंदुत्व का डायरेक्टली कोई रेफरेंस कभी किया नहीं. देयर आइडियाज, उनके आइडियाज जो थे, उनके थॉट प्रोसेसेस जो थे, वो बहुत इंट्रिकेट तरीके से ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म के यूनिवर्स से जुड़े हुए थे. ओके, इफ आई हैव टू आस्क यू कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म वर्सेस हिंदुत्व, किस तरह से आप उसे डिस्क्राइब करेंगे? बिकॉज जब, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म की बात होती है तो डायरेक्टली द माइंड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट हिंदुत्व. तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए, डिफरेंस ये है कि हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल पहली बार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ किताब में हुआ. बट वहाँ से शुरुआत होता है, हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल होता है पहली बार. बट पॉलिटिकल हिंदुइज्म का रेजोनेंस काफ़ी पुराना है. आप अगर देखें कि जैसे मैं किताब में समझाता हूँ, शिवाजी महाराज के युद्ध मुगलों के खिलाफ, उनमें भी पॉलिटिकल हिंदुइज्म का एलिमेंट्स था. राइट. अब इस बात पे कुछ इतिहासकार कहेंगे, नहीं, शिवाजी महाराज तो हिंदू के हिसाब से नहीं लड़ाई कर रहे थे, वो सिर्फ मराठा महाराजा के नाम से, लिबरल माइंडसेट था, कि लड़ाई कर रहे थे. सेम विथ अकबर. नाउ अकबर, कौन सा उनका डिसीजन इस्लाम के लिए था और कौन सा डिसीजन उनका सिर्फ मुगल साम्राज्य के वो हेड थे इसके लिए था, ये आपका, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पास आउट दीज टू थिंग्स. तो मैं किताब के में कहता हूं कि ये लड़ाई चलती रहेगी, मगर ये आप डिनाई नहीं कर सकते कि मराठों का जो युद्ध था, या अहोम लोगों का जो युद्ध था मुगलों के खिलाफ, या विजयनगर साम्राज्य का जो युद्ध था बहमनी सुल्तान के खिलाफ, उनमें पॉलिटिकल हिंदुइज्म का एक एलिमेंट था. राइट. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी चीज ही हिंदू मुसलमान का झगड़ा था. मैं कह रहा हूं एक एलिमेंट था पॉलिटिकल हिंदुइज्म. क्योंकि एक कल्चरल, अपार्ट फ्रॉम द मिलिट्री ऑपोजिशन, एक कल्चरल ऑपोजिशन भी था. इसीलिए देखिए, मुगलों के साथ जब युद्ध होता है बहुत जगह जजिया का मेंशन होता है. काउ स्लॉटर हो रहा है कि नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा उभर के आता है. तो ये सारे पॉलिटिकल हिंदुइज्म के एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं. इसका मतलब क्या है? दैट बेसिकली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट अपनी जगह पे है, पर एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है ना. तो ये हम नकार नहीं सकते. हिंदुत्व का जो एक डिफाइंड पैरामीटर्स है वो काफी बाद आते हैं. बंकिम कहते हैं, बंकिम ने उसके बाद बंकिम आनंद मठ में हिंदुत्व कहते हैं. बाय द वे, बहुत लोगों को पता नहीं होगा, आनंद मठ वही किताब है जहां से हमें वंदे मातरम मिलता है. तो आप देखिए, वंदे मातरम और हिंदुत्व का सोर्स एक ही है, ये कोई नहीं कहता है ना. राइट. आप खुद सोचिए, इतना झगड़ा होता है इस सब्जेक्ट पे. किसी ने कभी आपने कभी किसी को कहते हुए सुना है कि जहां से वंदे मातरम आता है वहीं से हिंदुत्व आता है? कभी नहीं. इसकी बात कोई नहीं करता इनफैक्ट. तो ये कितनी मजेदार बात है, बताइए. और बंकिम उसके बाद क्या करते हैं? बंकिम उसके बाद एक ट्रीटीज लिखते हैं, धर्म तत्व करके. बंकिम का बहुत फेमस है, जहाँ पे वो हिंदू धर्म क्या है
उनके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद चंद्रनाथ बासु आते हैं। चंद्रनाथ बासु ने भी काफ़ी काम किया, हिंदुत्व क्या है, और उनका किताब का बेसिकली बंगाली में है कि हिंदूदेर प्रकृति इतिहास, मतलब हिंदुत्व क्या है, हिंदुओं का जो फंडामेंटल और एसेंशियल इतिहास है वो है हिंदुत्व, वो है हिंदुत्व। तो उन्होंने काफ़ी काम किया उसके बारे में। ऐसे करके उसके बाद आरएसएस का कहानी कुछ लोगों को पता होगा, सावरकर आते हैं सीन में वगैरह वगैरह। मगर ये जो पूरा ट्रेजेक्टरी है हमारा, मैं किताब में भी कहता हूं, हमें देखना पड़ेगा पॉलिटिकल हिंदुइज्म को समझने के लिए कि हाउ इन द एंटायर टाइमलाइन what instances are important, right what instances are important to the self narration. क्योंकि ये अगर आप देखने जाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा युद्ध हिंदू मुसलमान था या नहीं था, इसका कोई जवाब आपको कोई नहीं दे सकता। आपको पूछना पड़ेगा ये जो पॉलिटिकल हिंदुइज्म की आप बात करते हैं, उनकी जो अध्यरेंस है, जो वो मानते हैं पॉलिटिकल हिंदुइज्म को या हिंदुत्व को, वो जब अपने आप को देखते हैं, उनके सेल्फ नरेशन में, उनके सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में, वो जब खुद के बारे में सोचते हैं और खुद के आइडियोलॉजी के बारे में सोचते हैं, वहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वहाँ क्या इंपॉर्टेंट है कि गजनी और गौरी के बीच 200 से 300 साल ऐसा था जब कोई अटैक नहीं हुआ। राइट। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसे हिंदू राजा थे जिनके संघर्ष से ये अटैक्स बंद हो गया था। ओके, ठीक है, मतलब ये जो अटैक्स हो रहे थे उन्हें रोका गया। 200-300 साल। डैम। कोई नहीं कहता। हम क्या करते हैं, सीधा गौरी और गजनी को एकदम कोलैप्स कर देते हैं। जैसे एक हफ्ते गौरी आया, अगले हफ्ते घोरे। एग्जैक्टली, क्योंकि जब स्कूल में भी हमें ये चीज पढ़ाई जाती है, विच आई हैव ओपिनियंस अबाउट, कि स्कूल में क्यों इन्वेडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है, बट कीपिंग दैट असाइड, जब ये पढ़ाया जाता है तो वो फील वैसा ही होता है कि एक अटैक हुआ, फिर द सेकंड अटैक हैपेंस राइट अवे। बट व्हाट हैपेंड टू द पीरियड बिटवीन द अटैक्स? एग्जैक्टली, एंड ये मुझे आपकी बुक पढ़ने के बाद पता चला, इतने सालों बाद। गौरी एंड गजनी डिडंट हैपन मंथ्स फ्रॉम ईच अदर। They happened spread over a 200-300 year period. Right. And there was that period in between where attacks were stopped. How were they stopped? Yeah. They were stopped because there were valiant Hindu kings who fought back. Right. Now again, some historians will ask, well, were they fighting as Hindus or not? I don't know. I cannot go back and I cannot ask Muhammad Ghori now, were you fighting as a Muslim or not? Right? Yeah. But what I do know is I can understand his motivations from his actions. Right? Right. I can understand that the reason he attacked India again and again had a reason. What these invaders did in India, like for instance the sacking of the Somnath temple 17 times by some counts, there was a reason for that. Yeah. That they were stopped for 200-300 years. There was a reason for that. And all of this is important in the self-narration of political Hinduism. Right. Shivaji, we were just talking about Chhatrapati Shivaji Maharaj. Did you know Shivaji is important not only because the Marathas talk about Shivaji. Shivaji is important because Vivekananda spoke about Shivaji. Damn, okay. I never Shivaji is important because Tagore spoke about Shivaji. Okay. So Shivaji is an important figure because Shivaji's, his charisma, his chivalry, ये पूरे हमारे इतिहास में कई जगह से उभर के आता है. Right. Right? People look up, to these figures. And in fact, other great figures, Vivekananda himself was a great saint, looked up to somebody like Shivaji. And thought of him as this great figure of our history. That's why these incidents and these characters are so vital in the self-narration of political Hinduism. Right. So, in fact, I have this complaint about our education system again, that we are not really taught about the whole Maratha period, the time when Marathas dominated Bharat.
and it's just that after a certain point they were just Brits. And we always brush under the carpet the whole Maratha story. So again, that's why I think so, मतलब शिवाजी की जो story है शिवाजी महाराज की, it's very important. And I'll take you on a tangent. जो आपने बात कही वो 200 सालों वाली, 200-300 साल जो थे, could you give some examples of the kings जिन्होंने रोके थे वो अटैक? So yes, of course, but I would prefer that instead of me going into every detail of the kings, and that people actually read the book on these things. But I will tell you one thing though. I really like the point that you just made about why we were not taught. Right? Okay. The fact that we were not taught has very unique repercussions. You mentioned that we are taught about Maratha history. This is a fact. Not enough is taught about Maratha history. Not enough is taught also about Sikh history. Absolutely. Of Maharaja Ranjit Singh, you know, who created the Sikh empire. Now, what happens because of that? See, you know, कुछ लोग कहेंगे तो क्या हुआ? तो पुरानी बातें हैं. हम फॉरवर्ड लुकिंग नेशन है, हमें आगे बढ़ना है. चलो, हमारा लॉन्ग 5000 साल का इतिहास है. कुछ चीज़ें शायद बेहतर पढ़ा सकते थे, नहीं पढ़ा है, कोई नहीं. पर आगे देखना चाहिए. बार बार पीछे मुड़ के देख के क्या फ़ायदा? ठीक है. इसका जवाब ये है, क्योंकि हमें सिख इतिहास नहीं पढ़ाया जाता. जब खालिस्तानी फ्लैग पकड़ते हैं और उनका खालिस्तान मैप दिखाते हैं, भारत में किसी को ये अकल में नहीं आता है कि ये जो मैप दिखा रहे हैं, जहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि पूरा पंजाब खालिस्तान, हिमाचल प्रदेश खालिस्तान, दिल्ली खालिस्तान, राजस्थान खालिस्तान, गुजरात भी खालिस्तान है. ठीक है. अच्छा, बदमाशी देखिए. मगर सिख एम्पायर का जो हब था लाहौर, जहां से महाराजा रंजीत सिंह अपना सिख एम्पायर चलाते थे, जहां उन्होंने अपना कैपिटल बनाया सिख एम्पायर का, वो आपको वो मानचित्र में नजर नहीं आएगा. कैटेगोरिकली उसे निकाल दिया गया है. कैटेगोरिकली उसे निकाल दिया गया है. और यही बदमाशी है. और ये हम टॉलरेट करते हैं क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ओन हिस्ट्री इज सो बैड. हमें पता ही नहीं है. राइट. यू नो, दिस इज द प्रॉब्लम. ओके. सो एक और जो चीज़ अब मुझे यहाँ पे पूछनी है. द थिंग इज कि ये जो हमें नहीं पढ़ाई जाती चीज़, तो उसके भी कुछ रिपरकशंस हो सकते थे अगर पढ़ाया जाता तो. दिस इज़ वन आर्ग्यूमेंट दैट एवरीवन टेक्स. मतलब इसके बारे में कई सारी बातें होती है. व्हाट डू यू थिंक, मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि ये जो चीज़ें सब अंडर द कार्पेट ब्रश कर दी गई हमारे हिस्ट्री से, अगर ये हमें पढ़ाई जाती तो भारत का क्या एक फेस होता आज? देखिए, मेरा इस पे ओपिनियन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ओके. पहली बात तो, एक तो नहीं पढ़ाया गया हमें, उसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम आज देख रहे हैं हमारे कॉमन सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग में. हमारे देश में लोगों को कुछ उनके सॉवरेनिटी के बारे में कुछ समझ ही नहीं है. राइट. उन्हें लगता है ऐसे ही देश बन जाता है कि चलो उठते फिरते हम आए, हम पार्टी कर रहे थे, देश बन गया. क्योंकि उन्हें पढ़ाया गया था क्या रे क्या है, ब्रिटिश आए, फिर गांधी जी चल पड़े, फिर जाके ओशन था, वहाँ से उन्होंने थोड़ा सॉल्ट बनाया, बस ब्रिटिश चले गए. ये हमारा नैरेटिव है. ये नैरेटिव गलत है. और ये एक्चुअली एक तो इंडिपेंडेंस ही प्रॉब्लम था, बट स्पेशली व्हेन द communists took over our education system, they really destroyed our understanding of the self. आज भी देखिए, communists in this country talk about क्या है, इंडिया में कोई है, कुछ भी नहीं है. इंडिया में it is supposedly a country of competing minorities. ये निवेदिता मेनन जैसे लोग ये कहानी बताते रहते हैं, है ना. ये बेसिकली आप देखिए, मैं एकदम साफ, इफ यू विल अलाउ मी, एकदम साफ बोलना चाहूँगा. ये एजेंडा क्या है, कहाँ से आता है ये एजेंडा?
ये कंपीटिंग माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? ये कंपीटिंग माइनॉरिटीज की कहानी ये हमेशा ये बताते हैं कि हिंदुइज्म तो कुछ है ही नहीं और हिंदू बोल के भी कुछ है नहीं, और ये मेरी बातें नहीं है। अभी हाल ही में निवेदिता मेनन, जेएनयू के इनफेमस प्रोफेसर निवेदिता मेनन ने यही कहानी बताया है कि हिंदू शब्द का तो कोई अर्थ नहीं है और हिंदुइज्म बोल के कुछ होता नहीं है, हिंदू बोल के भी कुछ होता नहीं है क्या सिर्फ कास्ट है और अदर रिलीजन्स है, बाकी सारे रिलीजन है, सिर्फ हिंदू बोल के कुछ नहीं है। क्यों इनको इतना कुंदक है हिंदू से? इनको कुंदक है हिंदू से इसी बात पे कि अगर हिंदू यूनाइट हो गए तो फिर तो धंधा बंद हो जाएगा। धंधा किस चीज का? धंधा ये है, कम्युनिज्म कुड नेवर डू इन इंडिया which it was able to do in what it was able to do in China. This is the biggest irritant. Could you expand this more? Yes. India is a unique civilization because if you think about it, if you zoom out as it were, India, three things could never happen in India. India could never be converted. If you look in other parts of the world where the cross went, within years, entire populations changed, right? Where the crescent went, when the armies of the prophet went, so to speak, entire countries transformed, right? What happened in the Middle East, for instance, right? Look at Spanish history, right? Moorish Spanish history and Christian Spanish history, so to speak, right? What is Moorish Spanish history? It's essentially Muslim Spanish history, right? In India, even though the Mughals ruled us for so long, and we had so many other attacks, not just the Mughals, right? India could not be converted en masse. So that's one failure, so to speak. The other failure where again India could not be converted was colonialism. If you look at South Korea, how did South Korea en masse become Christian? Right? Many other parts of the world. This kind of influence-driven, complete holistic conversion of a population couldn't happen in India. Apart from some parts like Nagaland and so on and so forth, right? And there also, Sardar Patel had mentioned that India will remain, intact only if there is greater interaction between the sum of its parts, as it were. That couldn't, this is an entirely different conversation, a long story, why it couldn't happen, why we never followed Sardar Patel's, instructions and warnings and so on and so forth. But the third thing that couldn't happen in India was that communist rule couldn't come in India. Quite like, the great leap forward couldn't happen in India. Please remember when independence came, the communists said in India famously, "Ye azadi jhoti hai." Now, as somebody from a middle class background, I have sympathy with the idea that sometimes independence comes with elite capture. And you'd understand elite capture is basically the elites then capture all the institutions and keep all the wealth for themselves. As somebody who fundamentally believes in democracy, I have sympathy for that idea. But not in the methodology that the communists advocate. Right? Okay. There had been a hope that, especially when, remember, in our lifetime, and you're younger than me, but in our lifetime, only about 10-15 years ago, we were in an India where at one point a third of Indian territory was actually not under Indian state's control. It was under Naxal rule. Okay. Please go back and see. Seriously, this? Yes. A third of Indian territory was under some sort of Naxal rule or Naxal control. And if you go back and look at this, and let me repeat that for you so that you get it properly. In the last 20 years, we know that there were parts of the last 20 years where
Naxal, the poison of Naxalism had spread so much that nearly a third of India had become infected by this Naxal virus. And was steadily going out of the control of Indian security forces, internal security forces. That's why Prime Minister Manmohan Singh said, Prime Minister Manmohan Singh, who had seen all the shenanigans of Pakistan, he still said that Naxalism was the biggest internal security threat of India. Why do you think he said that? Yeah. Because this was going on. So there was a concentrated effort to destabilize India and bring about a particular kind of communist revolution, so to speak. Yeah. Right? So that revolution will, even today, they don't say it openly, but if you ask, so many so-called communists, they will say China's chairman is our chairman. Yeah. It's a very famous and common thing, right? So in India, we have been able to avoid these three things. Conversion, colonialism's impact and complete takeover, and finally communist revolution. तो कुंदक यही से है कि ये कैसा देश है और ये कैसे लोग हैं जो इतने दिन भूखे नंगे लोग थे. Who are they to stop this? Yeah. जो मेजर सिविलाइजेशंस रोक नहीं पाए इनको, ये कौन है? Who are these people? Right? But as this famous line, right? कुछ तो बात है हम में, right? That's why our हस्ती, as it were, इसीलिए हमारी हस्ती नहीं मिटती है. We no matter what happens, there must be something in us. Yeah. Now, what is that something? Now, that something is that thing that we don't want to acknowledge. That's why we say it's a country of competing minorities. Yeah. अगर आप competing minorities कहेंगे, तो हिंदू कभी एकत्रित नहीं होंगे. If Hindus don't get together, then there will be never a strong counter position to these kind of badmashi. Seems to be my favorite word in this conversation with you. तो हमें बांट के रखना है. And I have heard this so many times. Hinduism is a 19th century creation. उसके बाद कहने लगे Hinduism is a 20th century creation. अब बोलते बोलते 18 से 19 से 20th आ गया है. अब बोल ही दो Hinduism is a 2014 creation. तो ये सब is entirely created so that we remain divided. After independence, and for a long time, just after independence, there was a great fear that India will not hold. This I've heard. And that fear was among Indians. But everybody else was rejoicing at that idea. Because remember, if you can break up India, it's sone mein suhaga. Why do you say this? Because fundamentally, Indian land goes in somebody else's hands. Indian riches goes in somebody else's hands. India's potential, also remember, the Indian agrarian system goes in somebody else's hands. The world is beginning to run out of food. Yeah. Right? So if you can keep India divided, also think about it. Who wants another billion-strong country to rise in the world? Who wants it? किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए. किसी को नहीं चाहिए. ये हमें लगता है क्योंकि हम और आपको चाहिए. But actually दुनिया में किसी को नहीं चाहिए. Right. Nobody wants one more billion-strong country to become a bulwark in the world, right? I mean, not at all. Yeah. Much better कि वो टूट जाए, बिखर जाए. एक बार टूट बिखर जाएगा तो then उनके कंट्रोल में आ जाएगा. Right? There are politicians in this country who have said, it's fine, so what, एक state टूट गया तो क्या ही होगा? I will become the first independent prime minister of that state. So this attempt to break India has been going on for a long, long time. And this is the only agenda. The agenda is that India must break up. Right.
how can we get India to break up is always the attempt. So, हर बच्चे को इजिप्शियन सिविलाइजेशन से एक बहुत ज़्यादा फैसिनेशन होता है बिकॉज ऑफ दोज ओल्ड द ममी फिल्म्स. आई वॉज सेम इन द सेम वे आई वॉज ऑल्सो फैसिनेटेड बाई दैट सिविलाइजेशन. But then when I went to Egypt and I found out the reality of what the modern Egypt is, I was shocked. And then when I compare it with Bharat, Bharat is still, it has that essence जो हमारी ancient civilization का था. And you are also speaking about that कि हमें कोई तोड़ नहीं सका. इसका reason was it political Hinduism? इसके बहुत सारे रीजन है, बट मैं एक कोर रीजन बताता हूँ. फंडामेंटली Hinduism is the operating principle of India. Okay. Right? For every religion, I would. It is the operating principle of how this land works. What we call Hinduism, when I say Hinduism, you may be thinking of a religion. But in fact, what I am talking about is a set of cultural, social norms. Cultural, social, ethical, moral norms and framework, a worldview, which is the OS, which is the operating system of how this land works. From Kashmir to Kanyakumari, right? From Dwarka to, Kamakhya. This OS explains how this world works. राइट आपने देखा ये आर्नल्ड डिक्स को तो पता चल गया. हाँ, हमारे यहाँ पे गधों को समझ में नहीं आता. वो विदेशी ऑस्ट्रेलिया से आके ठंड में खड़े होके काम करके उसको उत्तराखंड का इम्पोर्टेंस समझ में आ गया. एंड में वो खुद भी नमन करके टेम्पल में प्रे करके गया. हमारे यहाँ पे गधों को समझ में नहीं आता. बताइए क्या बेवकूफ़ी है. So it is an operating system. That operating system contains within it many things. People get very caught up with this or that ritual, all of which is important. But fundamentally, it talks about a way to live. What is important in that way to live? I think two things are important. If you look at Hindu civilization, why is it different from the West? The fundamental reason why we are different from the West or anybody else is that we look at time in a circular manner. Whereas the West and others look at time in a linear manner. Right? So we look at time in a circular manner, whereas everybody else looks at time in a linear manner. And this one central fact changes many, many things. It changes the way we look at the universe. Okay. It changes the way we look at life and death. Because हमें वापस आना है. Right? It changes the way we look at morality. Because we know, चलो आज तुमने ठग दिया, that is going to come back to you. Karma. Right? It's a cycle. Right? And the second principle that is very important is a principle of balance. Yeah. Nothing in excess works in our civilization. आप अर्थ का लोभ करो, but एक लिमिट तक करो. Anything that disturbs the dance of Shiva. Why does Shiva dance? Because in his dance, creation, maintenance, and destruction happens infinitely. Right? Why does Sri Hari play the flute and also hold the Sudarshan Chakra? Right? Because there is a balance. You can't just play the flute or just wield the Sudarshan Chakra. Right. There's a balance. Right? Shastra and Shastra. Shastra and Shastra. This balance is very, very important. Right? This balance and this idea that time is a cyclical idea rather than a linear idea. These are defining principles that, you may say there are defining principles of Hinduism.
I would say, well, this ism really doesn't really work for us. But it is the governing principles of the way this land works, of how India works, of how Bharat works. And all the people who really understood this land came to the same conclusion. Adi Shankaracharya, Ramanuja, Madhava, you take all the great saints and sages, they all came to the same conclusion. You take all the great poets and poetesses, right? You take somebody like Lal Ded, in Kashmir, right? You take and then you go travel many centuries and come to somebody like Tagore. Yeah. People think Tagore's ideas came out of nowhere, but Tagore's ideas are Upanishadic ideas. Yeah. Right? So this is, if you leave this aside, then India cannot survive. As Swamiji said, that spirituality is the core of India. Without that spirituality, India, Bharat cannot survive. That's why we are different. आप जब इजिप्ट गए थे, मिस्र गए थे, आपने पिरामिड देखा वगैरह वगैरह, पर आपने ये नहीं देखा होगा, क्योंकि वो भाषा और सिविलाइजेशन लुप्त हो गया है, हमारे देश में आज भी हरिद्वार में या काशी में जो आप लोग बहुत खुश होकर देखने जाते हैं कि आरती विथ फायर, राइट? उस आरती में जो मंत्र बोला जा रहा है वो 2023 में जो मंत्र बोला जा रहा है और जैसे बोला जा रहा है, जो उच्चारण से बोला जा रहा है, वही मंत्र उसी उच्चारण से अगर आपको 3000 साल पहले काशी में लिया जाए, you would see priests like that saying the same mantras in the same intonation in the same way. Right. It's an unbroken civilization. Unbroken civilization मतलब ये नहीं कि आपने बहुत बढ़िया तरह से कंजर्व करके रखा है, 2 ईंटें हैं आपके पास 3000 साल पुराना और सब लोग आके ईंट की फोटो खींचते हैं. That is not unbroken civilization. That is a well preserved nuggets of history. Unbroken civilization का मतलब है आप सवेरे उठते हो और आप जो गायत्री मंत्र कहते हो, मराठा साम्राज्य में जब राजा उठते थे वो भी वो गायत्री मंत्र कहते थे. राइट? अगर आपको कट टू करके एज इट वर, राइट, चोला डायनेस्टी में ले आ जाए और आप उनके सामने शर्ट और जीन्स पहन के गायत्री मंत्र बोलो, वो आपको देख के पहचाने या ना पहचाने, गायत्री मंत्र पहचानेंगे. राइट. That's why it is an unbroken civilization. और कुंदक यही है और बदमाशी इसी से आता है. How did we survive and why do we survive? We were poor, we had been attacked, we had been mauled, we had been robbed, we had been terrorized, we had been murdered, our lands were taken away, our country was broken up. How did we still survive? Right? That's why Sanskrit is not a dead language. कहते हैं ना क्लासिकल लैंग्वेज. क्लासिकल लैंग्वेज मतलब क्या? क्लासिकल लैंग्वेज मतलब कि कोई यूज नहीं करता. संस्कृत इज नॉट अ क्लासिकल लैंग्वेज. संस्कृत इज अ लिविंग लैंग्वेज. आज मुझे जब डर लगता है तब मैं कहता हूं असतोमा सद्गमया तमसोमा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया. Right? Move us from darkness to light, from ignorance to illumination, right? And from the fear of death to the recognition of immortality, right? I am saying it today. 5,000 years ago, the same mantras were being said by people like me in this land. People like you and me, right? That's why we are an unbroken civilization. And the hatred is for this. Why do we have this? What gave us the right to have this? And all these ideas that, oh, we are a country of overlapping minorities, सब बकवास जो करते रहते हैं ना,
इतना पॉइजन डाला है इन्होंने सिस्टम में, इतना पॉइजन डाला है. I mean, the amount of poison that has been put in our system by all this nonsense, that they have forgotten their own bearings. हम खुद क्या है, हमने, we have forgotten. Yeah. Right? So this, that was a long answer to your short question, but this is the problem. Right. So the one thing which I could understand from this answer was, जो हमारा continuation का reason है, that is our spirituality, us being Hindus, वो reason है. And उसके वजह से कुछ specific लोग हैं जिन्हें हमसे hatred है, who want कि भारत should break apart, and उस hatred से deal करने के लिए we need political Hinduism. Yes. Yeah. Political Hinduism is the Sudarshan Chakra to the mellifluous flute of Hinduism. That's a great way to put it. Yeah. Right? And as we know from Lord Vishnu, as we know from Lord Krishna, one cannot exist without the other. Political Hinduism is the trident which balances the Damru of Lord Shiva. Yeah. The Damru and the trident exists together. Right. When the Lord dances, you not only hear the beats of the Damru, but you also see the glint of the trident. Right? Yeah. So, in order for us to exist, this balance must always be there. In our civilization, we are taught about the Shishupal principle. What is the Shishupal principle? We will forget and forgive this much and no more. Yeah. And our this much will probably be greater than anybody else's, but it has a line. Right? Correct. That line is important. Yeah. So let's continue with the book again. Yes. This is one thing which you have quoted in your book, which is, one believes that India cannot be saved without decimating political Hinduism. The other is sanguine, that only political Hinduism can save the future of India. Yes. इस line का मतलब बता दीजिए sir. Because this is one of the most beautiful lines that I could pick up from the book. Yes. तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, जैसे होता है जो भी चीज़, मैं आपको एक इतिहासकार की तरह समझा रहा हूँ, है ना? पर ये तो सिर्फ इतिहासकार ये आइडियोलॉजीज, ये कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं, ऐसा तो नहीं. इसमें पॉलिटिक्स भी है, पॉलिटिक्स में और बहुत तरह से लोग हैं वगैरह वगैरह. उनमें कुछ लोग हैं जिनको लगता है अगर पॉलिटिकल हिंदुइज्म रहा तो भारत का जो इनहेरेंट प्लूरलिज्म, सेक्युलरिज्म कह लीजिए वगैरह, वो खत्म हो जाएगा और फिर से राइट्स होगा वगैरह वगैरह, और ये जो हमारा पूरा फ्रेमवर्क है वो खत्म हो जाएगा पॉलिटिकल हिंदुइज्म के रहते हुए. So they are the people who believe that India's future cannot be made secure if there is political Hinduism. Right. The other set of people believe that actually हमारे देश में तो ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज है, ऐसे कल्चरल इश्यूज है, अगर पॉलिटिकल हिंदुइज्म नहीं रहा तो देश नहीं बच सकता. Those people believe that political Hinduism is the only way the country can survive. Right. One believes political Hinduism has to go for India to survive. The other believes without political Hinduism, India cannot survive. Okay. So वो जो बैलेंस है वो रहना जरूरी है जिसकी हम बात कर रहे थे. हाँ, नहीं, ये तो इन दिस पर्टिकुलर आपने जो पढ़ा उसमें मैं ये डाइकोटमी दिखाना चाह रहा था कि कंटेम्पररी इंडियन पॉलिटिकल डिबेट में ऐसे पोलेमिकल पोजीशंस हैं और ये पॉलिटिकल पोजीशंस है. राइट. ये हमेशा होगा. राइट. बट माय आइडिया इज टू डेल्व डीपर इनटू द आइडियोलॉजी एंड इट्स इंटेलेक्चुअल नैरेटिव. ओके सर, आपका जो पॉडकास्ट था विद स्मिता प्रकाश जी, इट इज़ बाय फॉर वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट दैट आई हैव सीन, दैट आई हैव हर्ड, बिकॉज उसमें जो इंटेलेक्चुअल लेवल था एंड द कॉन्वर्जेशन, इट वॉज बाय फॉर द बेस्ट दैट आई हैव एवर हर्ड. एंड उसमें आपने एक चीज़ कही थी उस पॉडकास्ट में कि इंडिया में एज सच देयर इज नो राइट विंग.
Yeah. बट जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, पॉलिटिकल हिंदुइज्म की बात करते हैं, द परसेप्शन इज कि दिस इज राइट विंग बिकॉज इट्स ऑलवेज अबाउट यू वर्सेस मी वाला एक वो चीज़ आ जाता है एंड एवरीथिंग इज एक्सट्रीम. सो ये क्या चीज़ है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो ये सब कहते हैं इंडिया में, उनको बहुत अच्छे से समझ में ये बातें नहीं आता है. किस बात का राइट विंग? अगर आप समझे ये बात कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ने वाला पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी. भारतीय जनता पार्टी के आज भी अगर आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो रेजोल्यूशन जिससे भारतीय जनता पार्टी शुरू हुआ था, आर्टिकल 4 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आज भी कहता है दैट द पार्टी बिलीव्स इन गांधीयन सोशलिज्म. काहे का राइट विंग? ओके, है ना? किसने कहा राइट विंग? एक बात बताइए, ये मजेदार बात है. अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि मैं राइट विंग हूं? नहीं, कभी नहीं. लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कभी कहा कि मैं राइट विंग हूं? कभी नहीं. नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी ने कभी कहा कि मैं राइट विंग हूं? नॉट एट ऑल. अमित शाह जी ने कभी कहा मैं राइट विंग हूं? नहीं. मुरली मनोहर जोशी ने कभी कहा मैं राइट विंग हूं? नहीं. अरुण शौरी ने कभी कहा मैं राइट विंग हूं? नेवर. तो ये राइट विंग किसने कहा? इसका जवाब है, अगर आप मेरी पटेल की किताब पढ़ें, सरदार पटेल पूछते हैं कि अच्छा ये लोग मुझसे कहते हैं आप राइट विंग हो, राइट विंग हो, ये होता क्या है राइट विंग? ये राइट विंग का जो आर्किटेक्चर जो है, ये पूरा लेफ्ट ने बनाया है. उनको जो लोग अच्छे नहीं लगते वो राइट विंग है. राइट. है ना? आप बताइए, मैं स्मिता से भी मैंने कहा था, किस बात का राइट विंग? मैं प्रो प्रॉपर्टी हूं, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स. मैं फेमिनिस्ट हूं. मैं प्रो गे राइट्स हूं. मैं प्रो ट्रांसजेंडर राइट्स हूं. है ना? मैं ये भी चाहता हूं कि सिर्फ कैपिटलिस्टिक प्रोसेस ना रहे, ऐसा हमेशा देश में रहे कि गरीबों के लिए एक वेलफेयर मैकेनिज्म और स्टेट बना रहे. तो काहे का राइट विंग? उनको कुंदक ये बात पे है, ये राइट विंग कुछ नहीं. उनको कुंदक ये बात पे है कि मुझ जैसे पढ़ा लिखा इंसान क्यों कह रहा है कि वो हिंदू है. राइट. इसी बात पे राइट विंग. That's why I said in Smita's show also, I am not right wing. I am a classic liberal. I am a practicing Hindu. These two things are entirely different. Yeah. Because the certain kinds of extreme left-wing people, communists, want to malign other people. Therefore, they keep throwing this right-wing thing. Kai ka right wing? The right wing in America is, many parts of the right wing in America are racist. Yeah. We are a country where every color, God knows how many languages, dialects, food, what are we talking about? So no, I am absolutely not right wing. I have never claimed I am right wing. I am a classic liberal. बट आई एम अ प्रैक्टिसिंग हिंदू. क्योंकि आप कम्युनिस्ट हैं और आपको लगता है कि क्योंकि मार्क्स ने सिखाया था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस एंड माओ किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू डिस्ट्रॉय देयर कल्चर एंड टेक दिस ग्रेट कल्चरल लीप फॉरवर्ड. जो भी कहता है कि मैं विश्वास करता हूं भगवान में, वो राइट विंग बन जाता है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता. राइट. दैट इज entirely their problem, not my problem. Okay. Right? And I don't give anybody else the right to determine what I am. Right? Yeah. This right I don't give anyone. Only I have to determine what I am. Right. So, yeah.
Okay. But this is something which I'm just relaying over here. Yeah. I don't know how to put this in right words also. Yeah. क्योंकि जब मैं आज एक सोसाइटी में रहता हूँ where different people live together, एक sentiment है in, I would say, Muslims and the Christians, that the political Hinduism and whatever is happening with the regime as well, वो हमारे against है. दिस हैज़ बीन द नैरेटिव. अब शायद ये उनके नेचुरल थॉट्स हो सकते हैं, शायद जैसे आपने कहा कि ये बिल्ड किया गया है और उन्हें वही फीड किया गया है. तो डोंट यू थिंक कि हिंदुत्व का जो ये आई वुड से तत्व है, इसे थोड़ा कम होने की ज़रूरत है? देखिए, ये दो चीज़ें हैं इसमें. अब तक हम और आप बात कर रहे थे एक इन द रेल्म ऑफ एन इंटेलेक्चुअल आइडिया. हर इंटेलेक्चुअल आइडिया का एक ऑन ग्राउंड मैनिफेस्टेशन होता है. राइट. ये कभी नहीं हो सकता कि बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट, therefore whatever human beings do will be imperfect in some way. There will be people who will do imperfect things with it. Yeah. And I think my book narrates the fact that there are obviously people who do extreme things. Right? इसीलिए हमने जब शुरू किया था ये कॉन्वर्सेशन, मैं ट्विटर पे झगड़े की बात कर रहा था. कभी कभी क्या होता है ना, एक्चुअली कुछ हो ना हो, ये रोज के चिल्लाने से एक माहौल खड़ा हो जाता है. राइट. Right? And that is unfortunate. But now we are no longer talking about what I am talking about or my book is talking about, which is the history of an idea. Yeah. We are now talking about contemporary politics. Right. Contemporary politics will always have an underbelly. Right? All contemporary politics has an underbelly. Right? That underbelly has multiple manifestations. Right. तो उसमें कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा. कॉन्टेक्सचुअल है बात. कहीं पे कुछ लोग एक तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लोग दूसरे तरीके से बर्ताव कर रहे हैं. उसका एक रेपरकशंस हो रहा है सोसाइटी में. राइट. उसके ऊपर ये हमेशा हमारा जो ढोल बजता रहता है सोशल मीडिया में, उसका एक इम्पैक्ट होता है. तो ये सब तो है. देखिए, मैं हमेशा कहता हूं, हमारा देश अब ना एक समुद्र मंथन, जानते हैं आप? समुद्र मंथन के थ्रू जा रहा था, अभी शायद जा रहा है. समुद्र मंथन तब हुआ था जब देव और असुर मिलके ओशन को, है ना, का चर्न हुआ था. और बहुत कुछ निकल के आया था उसमें से, है ना. फाइनल वो जो ढूंढ रहे थे वो था द एलिक्सर ऑफ लाइफ. अमृत. ऐसा अमृत जो जीवन दान करे. ये समुद्र मंथन में अमृत निकलने से पहले हम भूल जाते हैं ऐसा कुछ निकला था जिसको शिवजी को अपने गले में पकड़ना पड़ा. इसीलिए वो नीलकंठ कहलाते हैं. राइट. Because the poison that came out through the churning of the ocean was so destructive that the Lord Shiva had to hold the poison in his neck so that it turned blue. Right? ऐसा था कि शिवजी भी निगल नहीं पाए. तो मुझे लगता है ये बहुत सारी चीजें एक्चुअली अभी तो मुझे लगता है इतने सालों बाद वी आर इन अ बेटर प्लेस. अ लॉट ऑफ द बहुत जोर का जो तमाशा चलता था वो थोड़ा सा डाई डाउन हो गया है. एंड वी आर जेन्युइनली रियली आई फील दैट वी आर इन अ मच बेटर प्लेस. ओके. सी अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो वांट टू ट्रिगर दिस काइंड ऑफ थिंग. पहले दिन से अगर आप कहने लगे कि राइट होगा राइट होगा राइट होगा राइट होगा, you're like, you know, it's almost like you're wanting it to happen.
But I think I have a lot of wisdom in the people of our country. I think सबको समझ में आता है कि देश के लिए अच्छा क्या है और उनके लिए, उनके सोसाइटी के लिए और उनके बच्चों के लिए अच्छा क्या है. ये सबको समझ में आता है. राइट. ओवरऑल अगर आप कह रहे हैं कि इंडिया में सबको थोड़ा टोन डाउन करना चाहिए, अब वो तो खैर नहीं हो सकता. अब we are not that kind of a country. Yeah. ये नया भारत है. नहीं, ये पुराना भारत भी ऐसा ही था. आप बताइए भारत कब क्वाइट था. राइट. So but I am of the firm opinion that a lot of the noise is sort of ebbing away, and I think we are seeing a particular sense and direction. And जब आपको दिखाई देता है वो गोल पोस्ट है, आप जल्दी जल्दी भागते हो. योर लास्ट एनर्जी यू गिव, राइट, क्योंकि आपको पता है कि वो गोल पोस्ट है. पर वो गोल पोस्ट जब आप नहीं देख सकते, वो एनर्जी नहीं आ पाता है. राइट. आई थिंक वी एज अ कंट्री नाउ सी दैट द गोल पोस्ट इज नियर. You know, I think I'm of a generation where when we were growing up, the goalpost, had just begun. We had only begun to imagine the goalpost, right? Because I'm a child of liberalization. I have no real memories of India before liberalization. तो मैंने हमेशा भारत को बेहतर होते हुए देखा है. Right. मैंने वो 80 दशक का भारत या 70 का भारत नहीं देखा. मैंने सिर्फ देखा है भारत इंक्रीमेंटली आगे बढ़ता रहा. कुछ नया हुआ. अब मुझे लगता है कि ये गोल पोस्ट सबको नजर आने लगा है. राइट. एंड व्हाट इज दैट गोल पोस्ट? आई वुड से दैट गोल पोस्ट इज पर कैपिटा इनकम ऑफ से $5,000. इफ नॉट $10,000, but let's begin at $5,000. राइट. ये गोल पोस्ट ऑफ $5,000 पर कैपिटा इनकम सबको दिखने लगा है. सो आई थिंक वी आर इन अ बेटर प्लेस नाउ. राइट. ओके. वन मोर थिंग जो मैं स्मिता प्रकाश जी के वो उस पॉडकास्ट आई विल पिक अप जी. इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट पॉडकास्ट, इन द बुक ऑल्सो आपने कई सारी जगहों पे मेंशन किया है कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म इन इट्स ट्रू एसेंस इज सेक्युलर, इट्स लिबरल. That's right. Could you expand this? Because again the same argument I would put in here कि जब हम बात करते हैं it's you versus me वाली वो बात हो जाती है. हाँ. नहीं, आपने एकदम सही पकड़ा है. I believe political Hinduism is fundamentally plural, which is a word I prefer to secular. What is the difference? Secular शब्द आया था एक कॉन्टेक्स्ट से, जहां पे राजा के इस तरफ कुछ लोग बैठते थे, उस तरफ कुछ लोग बैठते थे. वो राइट एंड लेफ्ट कहलाया उन्होंने. और ये जो इंटायर फ्रेमवर्क है जिसको हम सेक्युलर फ्रेमवर्क कहते हैं, वो फ्रेमवर्क चर्च और स्टेट को अलग करने का एक फ्रेमवर्क है. क्योंकि यूरोप में बहुत साल चर्च का दबदबा स्टेट के ऊपर बहुत था और उसके लेके जंग हुआ, झगड़े हुए, खून खराबा हुआ, बहुत कुछ हुआ. मगर हमारे यहां पे तो कभी वैसा चर्च था ही नहीं. राइट. वी डोंट हैव अ यूनिफाइड चर्च. देयर इज नो Indian or no Hindu is looking towards one unified Rome or one unified Vatican, right? We don't have that sort of church and state. So it doesn't apply to us. We are, the word plural applies to us because we are naturally plural. Okay. इतने भाषाएं हैं, इतनी वेशभूषा है, इतना खान पान है, इतने सारे वेदर चेंजेस भी हैं, फ्लोरा एंड फौना भी हैं. सो द डाइवर्सिटी इज ऑल अराउंड अस एंड प्लूरलिज्म इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी. राइट. राइट. So I believe political Hinduism is fundamentally plural, because if you read even more contemporary ideas of political Hinduism,
people like Deen Dayal Upadhyay or people like Dattopant Thengdi, who I mentioned, you will see they are all talking about, again, maintaining of this balance. Yeah. Right? They are all talking about consistently keeping in mind the last mile. You know, what we think of this as a Gandhian last mile, so to speak. What is that last mile? You always have to remember who is the last person standing in that last mile, so to speak. Right? The person being forgotten or left behind. Right? That's really important. So all these ideas are very much there in all of this literature, right? And even today, I feel that if you really ask me, one of the most important contributions of Prime Minister Modi is essentially building, everybody, when he came in, everybody said, oh, he's going to be pro-capitalist. And you can go and see, I have written this paper in ORF in 2019 in the Observer Research Foundation, arguing that Prime Minister Modi is going to rebuild, and in fact was already rebuilding, India's welfare state. And that's come true. Today, everybody's talking about this, right? Yeah. And you can totally see it, that his ideas were really taken from, this universe and the wealth of literature, right? Where he clearly realizes that in order for India to make this leapfrog, right, technological leapfrog, lot of people will require support. That support has to come from somewhere. Right. So he has married his ideas of welfare with digitization and streamlined the process and so on and so forth. So he is reinvigorated or reimagining India's welfare state. So therefore, and there are many other examples, of course, I firmly believe that the future of political Hinduism is liberal. Liberal not in the borrowed Western sense, but liberal in the truly balanced, plural Bharatiya sense. Yeah. Right? Sometimes, liberal becomes just a fashionable word in the West, right? But I think in the classic liberal sense, the Bharatiya sense, a sort of truly grounded in culture, and yet, obviously wanting to, expand, grow, prosper, and so on and so forth, while always keeping in mind this idea that balance is important. Right. Right? Balance is important, culture is important. The need to take people together is important, because otherwise any growth is not sustainable, cannot be sustainable. Yeah. Right? So I strongly argue that political Hinduism's roots and indeed its future are liberal. Okay. There's this one thing which I picked up again from the book. And this was really fascinating for someone of my age, because about Nehru and Savarkar, we all have our ideas, and the ecosystem has given us our ideas and whatever the narrative is. You talk about in your book कि जो नेहरू जी की और सावरकर जी की एक आइडिया था उनका, इनिशियल आइडियाज ऑफ कंसेप्शन ऑफ द नेशन, वो सिमिलर था. That's right. इसे आप एक्सपैंड करिए. ये तो देखिए, ये इसमें भी, आई मीन, while it sounds blasphemous, जैसे आपको भी लगता है, अरे ये तो कोई पता नहीं था, इसमें कोई दो राय नहीं है. मैंने पहली बार इसके ऊपर काम किया जब मैं ऑक्सफोर्ड में था. वहाँ पे मैंने पेपर लिखा इसके बारे में. फाइनली किताब में भी आया. अब ये अगर आप सावरकर जी का और पंडित नेहरू का अर्ली कंसेप्शंस ऑफ द नेशन, बुनियादी जो ढांचा था उनके मन में राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र क्या है, कहाँ से आता है, कौन चलाते हैं, कहाँ जा रहा है, वगैरह वगैरह, वो अगर आप देखें तो उनमें कॉमनैलिटीज आर इम्पॉसिबल टू मिस. राइट. जैसे दोनों लोग बहुत ज़्यादा सेक्रेड ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करते हैं. और मैंने दो टेक्स्ट को कंपेयर किया. एक है पंडित नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, दूसरा है सावरकर का हिंदुत्व. तो ये जो एक भारत माँ का कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है और ज्योग्राफी सेक्रेड है,
सेक्रेड ज्योग्राफी का एक कल्चरल इम्पैक्ट है, ये सारे आइडियाज उनका सेम है. राइट. ये हो सकता है कि बाद में वो पॉलिटिकली डाइवर्जेंट उनका पाथ रहा, बट फंडामेंटली कॉन्सेप्चुअली अर्ली स्टेज में वो जो सोचते थे राष्ट्र के बारे में वो आइडेंटिकल है. इसीलिए जहां से हमने शुरू किया था, बंकिम में आपको हिंदुत्व और वंदे मातरम एक साथ मिलते हैं. राइट. है ना? ओके. देखिए, इसमें सरदार पटेल के समय तक भी चर्चा रहा कि आरएसएस के लोग कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे वगैरह वगैरह. जेपी के समय भी ये चर्चे पे बात बिगड़ गई और फिर भारतीय जनता पार्टी शुरू हुआ. तो ये तो हमेशा कॉन्वर्सेशन रहा, बट ये फंडामेंटल कॉमनैलिटी अगेन हमारे मार्क्सिस्ट इन्फ्लुएंस से जो हम भूल गए थे. आज ये सब कुछ पागल लोगों को लगता है कि भारत माता नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, वो नहीं बोल सकते. हमारे फाउंडिंग फादर्स को ये सब नहीं लगता था. उनमें डिफरेंसेस होंगी जैसे थे भी, बट फंडामेंटल्स वर क्लियर. आई एम सेइंग इफ यू रीड अर्ली नेहरू एंड अर्ली सावरकर, the parallels of how they imagine the nation are impossible to miss, that they're identical. Right. They think about the land and the nation in very, very similar ways. They may have at a later date had a divergent political path, but they fundamentally agree on the conception. Right. Okay. But again, this was really fascinating because मुझे तो बचपन से यही बताया गया था कि they were like opponents. Yeah. And this was what I was taught. And to get to know about this thing, it was something earth-shattering for me. अब क्या आप कह सकता हूँ बताइए. हमारा देश ही थोड़ा सा ऐसा है कि इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था, झगड़ने से पहले पढ़ना जरूरी होता है, और हमारे ये पढ़ने में ही गड़बड़ हो जाता है. तो जब तक वो झगड़े पे आती है, वो झगड़े का भी नींव थोड़ा सा डगमगाया हुआ लगता है. You know, at least the foundations of a quarrel must be firmly grounded in reading. Yeah. Otherwise, even the foundations of a quarrel, are a bit unstable. Again, सावरकर जी के बारे में एक चीज, इनफैक्ट इवन अबाउट पॉलिटिकल हिंदुइज्म, आपकी बुक से मुझे ये चीज समझ आई कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म टॉक्स अ लॉट अबाउट जूस. इनफैक्ट सावरकर जी ने भी जूस के बारे में काफी बात की थी. इसका रीजन क्या है? व्हाई इज द पॉलिटिकल हिंदुइज्म एंड द इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड से, ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म आर सो फैसिनेटेड बाय जूस? Because they see, please remember, in their mind, the idea of being persecuted is very high. Okay. Because, they have seen colonial rule. They still remember the worst excesses of Islamic rule, right? And they feel that in some senses the Jews are akin, in terms of being a persecuted people. Yeah. So that's really the primary reason. Okay. That here is this, fiercely independent people who have also faced a lot of persecution. Yeah. Quite like the Hindus. So even though in population terms, the Hindus and the Jews are not the same, at least in terms of persecution and history of persecution, there is a commonality. Okay. Speaking about these leaders, yes. आपने कई सारे जगहों पे कहा है. आई थिंक सो इन वन ऑफ द बुक्स ऑल्सो यू हैव टॉक्ड अबाउट दिस ऑन सर्टेन पॉडकास्ट एज वेल. जब हम पोस्ट पार्टीशन ईयर्स को देखते हैं हमारे कंट्री के, हमने हमारे जो लीडर्स थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्हें भी हमने डिवाइड कर दिया कि दिस इज रिवोल्यूशनरीज वाला साइड, दिस इज द आई वुड से द नॉन वायलेंस वाला साइड, एंड आइडियोलॉजिकली हमने उन्हें डिवाइड कर दिया. तो
and you have written a book about Sardar Vallabhbhai Patel. That's right. As a nation, क्या हमने उनकी जो आइडियोलॉजी थी, which was I would say a mixed bag of both the sides, yeah. उसको हमने किस तरह से जस्टिफाई किया? बिकॉज जो मैं जितना देख पा रहा हूँ, प्रॉब्ली हमने उसको उतना जस्टिफाई कभी नहीं किया. नहीं किया. You know, Sardar Patel was given a Bharat Ratna only in the 1990s, remember. Great shame. And why just Patel? You know, so was Ambedkar, you know. Again, a matter of great shame. हमारा प्रॉब्लम ये है ना, हमारे पास इतिहास बहुत है, तो हम ठीक से वैल्यू ही नहीं दे पाते हैं. आप बताइए, अब अमेरिका में जाएंगे तो वहां पे पता नहीं कौन एक घोड़ा चला था कभी रेवोल्यूशन में, उसका भी उन्होंने पूरा प्लाक लगा के रखा है, लोग आते हैं वगैरह वगैरह. दिल्ली में अब चलते फिरते आपको 500 साल पुराना, 1000 साल पुराना, 2000 साल पुरानी चीजें मिल जाएंगी. राइट. और कोई देखता भी नहीं है, मुड़ के भी नहीं देखता है ना. तो ये एक हमारी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, यू नो. सो ये जो डिविजन है ऑफ द लीडर्स, शुड दिस हैपन? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जब आपने जैसे कहा कि नेहरू के एंड सावरकर जी के जो इनिशियल आइडियाज थे वो तो सिमिलर ही थे, फंडामेंटल्स उनके सेम थे. No, that shouldn't happen. Of course it shouldn't happen. But look, I mean, I go back to the same thing, you know, human beings are not perfect. If you really think about it, what is Hinduism's cardinal principle? Mahatma Gandhi famously said that you can only change yourself, you cannot change the world. Yeah. Obviously, it shouldn't be like this. Obviously, if everybody was more enlightened, it would be better. Obviously, we have not done a good job of, you know, understanding so much about our own history. But that's because the failing is in us, right? We are flawed, failed human beings, right? You know, if we were better human beings, if we could work on ourselves and become more enlightened, we would be better at these things. Yeah. But the fact is we are not. You know, we are flawed and failed. So therefore we suffer. Yeah. Okay. Yeah. You are a historian. Yeah. And I have this privilege of having the chance to speak with you. I want to know and I want to ask you, एक जो debate होती है of the course correction of history. जी. And you being one of the pioneers in that, historians like Vikram Sampath, Sanjeev Sanyal ji, in fact. सब मेरे दोस्त ही हैं. हाँ, exactly. So you all are the faces of modern Bharat. When people like me, we look up to you. But then again, there's one part of the society who is trying to shun you away. जैसा आपने कहा कि वो X के ऊपर, Twitter के ऊपर वो झगड़ा पहले करने आ जाते हैं. देखिए, ये सब होता तो था, पर मुझे लगता है, और ये सिर्फ मेरा निजी ओपिनियन है, मैं शायद संजीव और विक्रम मुझसे एग्री करेंगे नहीं करेंगे, उनका पर्सनल ओपिनियन होगा इसके बारे में. वो सारे मेरे मित्र हैं और घनिष्ठ मित्र हैं, पर उनका डिफरिंग ओपिनियन हो सकता है, पर मैं आपको सिर्फ मेरा ओपिनियन दूंगा. कहने का तात्पर्य ये है कि आई डोंट वांट टू स्पीक फॉर देम, आई ओनली वांट टू गिव यू माय ओपिनियन, राइट? एंड माय ओपिनियन इज एज फार एज आई एम कंसर्न्ड. देखिए, मुझे हमेशा से पता था कि ये सब होगा. सिर्फ हमारे देश में, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, सिर्फ हमारे देश में नहीं, आप विश्व में कहीं भी कुछ अलग या अगेंस्ट द ग्रेन करना चाहेंगे, रेजिस्टेंस तो होगा. आज देखिए, मैं बहुत सालों से काम कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग है वगैरह, पर जब हमने काम शुरू किया था तब हमारा काम एक जो मेन स्ट्रीम, तब का जो मेन स्ट्रीम था, उससे हट के था. अभी तो आप ये सब इतिहास वाले सवाल पूछ रहे हैं. इवन माई इकोनॉमिक वर्क, मैं जब रिकास्टिंग इंडिया वगैरह, वहाँ पे भी आई वॉज वर्किंग ऑन कैपिटलिज्म, पर तब मेन स्ट्रीम था कि सोशलिज्म पे काम करना था. Right. तो ये थोड़ा सा मुझे हमेशा से पता था.
अगर मैं हटके काम करूंगा तो रेजिस्टेंस तो होगा, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये रेजिस्टेंस से, क्योंकि आई ऑलवेज एंटिसिपेटेड इट, राइट? बट यू सी नाउ टुडे आई फील all of this, at least for me, has become irrelevant. कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. पहले तो देखिए और भी प्रॉब्लम था, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिलना ना मिलना एक बड़ा सवाल था, राइट, है ना? उनके हाथ में जो चंद प्लेटफॉर्म्स थे उनके हाथ में थे. आजकल तो डेमोक्रेटाइज हो गया है. मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैं अगर सोचूं मैं किसी से बात नहीं करूंगा, मैं किताबें लिखूंगा, मैं रोज जाके मैं खुद मेरा वीडियो बना के मैं मेरी बात सिर्फ रखूंगा ट्विटर पे, राइट. कोई नहीं रोक सकता. अब वो मेरी किस्मत है कि 2 लोग सुने या 2 लाख लोग सुने, करेक्ट? और अगर मैं रेगुलरली एक इंपॉर्टेंट कुछ बोलूंगा, ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ 2 लोग सुनेंगे, राइट? नाउ दिस हैज हैड अ डेमोक्रेटाइजिंग इम्पैक्ट. अब क्या करोगे? अब बोलोगे चैलेंज में नहीं बुलाएंगे, मत बुलाओ. यहां तो ऑपोजिट प्रॉब्लम है. इतना बुलाए जाते हैं हम सब कि मैं आई तो से नो अ लॉट ऑफ टाइम्स, बिकॉज फिर काम कब करूंगा, राइट? तो ये आई डोंट थिंक दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, और दिस आई हैव, मैंने कभी ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं. प्रॉब्लम्स थे 10-12 साल 15 साल पहले, प्रॉब्लम्स थे. एक जो पुराना, हम जो अंग्रेजी में कहते हैं एंशियंट रिजीम जो उसको कहते हैं, उनके हाथ में सब कुछ था. वही सब कुछ चलाते थे. उनका ही वर्चस्व था वगैरह वगैरह. पर वो तो खत्म हो गया है. मैं आपको, आप मुझसे छोटे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल कम एडवाइस देना चाहूँगा. आप कभी भी कुछ भी नया करेंगे ना, ऑपोजिशन तो होगा. मगर ऑपोजिशन का मज़ेदार बात यही है कि ऑपोजिशन आपको कितना देर अपोज करेगा. राइट. मैंने 11 किताब लिखा है. मैं और आज के डेट पे मैं और 5 किताबें लिख रहा हूं. आप मुझे 1 दिन अपोज करोगे, 2 दिन अपोज करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, मैं 20 साल से किताब लिख रहा हूं. कितना दिन आप अपोज करोगे मुझे? और अपोज करोगे क्या फायदा? मैं लिखता रहूंगा, आप अपोज करते करते बोर हो जाओगे, है ना? और आई ऑल्सो हैव अ सिंपल फेथ. अगर आप सच्चे निष्ठा से काम करो तो यू विल फाइंड योर ऑडियंस. कोई किसी को ज्यादा दिन नहीं रोक सकता. तो वो सब खत्म हो गया है. टेक्नोलॉजी के लेवल पे भी ना बहुत कुछ ओपन अप हो गया है. राइट. द होल this thing has become far more democratized. You know, I mean, I actually go talk about my books regularly now to television channels. You know, I just did something with Anand Right. Narsimha, and I've done things with him earlier also, and so on and so forth. But I mean, because I don't have too much time, I pick and choose. I do only a few. Yeah. And yes, you're right. When I began my work, there were people who tried to stop me, who tried to stop my projects. But I think they also gave up beyond a point. Also, remember, the country changed. You know, the country changed. Did the country change after 2014? No, I think the country, of course, the country changed after 2014. I mean, that we could talk about that all night, you know, how the country changed. Yeah. But I think the country was already changing. And if you really ask me, the country has been changing dramatically, even though many people don't understand this, since 1991. A lot of my early work, including my book, The Liberals, was on this. Liberalization was the turning point. If you ask me in Indian history, modern, contemporary Indian history, the two pivotal moments were 1947, when we get independence. The second most pivotal moment is 1991. Okay. When liberalization really
transforms India and takes it towards a different direction. These are the two seminal moments of our history. So the country was already changing. Already changing quite dramatically. It's just that a lot of the old guard didn't understand it. क्योंकि और उनको ज़्यादा समझना था भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा वो समझते ना तो फिर उनका किला हिलने लगता. सबको अपनी आइवरी टावर पसंद है. अब वो ज़्यादा समझेंगे तो आइवरी टावर की ईंटें तो गिरने लगेगी, जो कि हुआ. अब वो आइवरी टावर गिर गया, अब गिरते गिरते भी वो पकड़ के रखे कि नहीं नहीं हम तो है. चलो अब गिरना तो था ही, गिर गया. Okay. So one last thing for this particular podcast. Sure. Because the institutional education is changing now. Yes. But उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा because भारत जैसे देश में कोई भी चीज easily नहीं हो सकती. No, not time at तो all. लगता है. Yes. But there are people like me who are still unaware. जिस तरह से मैं था 2016 में जब आपकी पहली बुक आई थी on being Hindu. I was completely unaware कि हिंदू होता कौन है, मेरा जो कल्चर है, मेरी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, मुझे नहीं पता था. Correct. But today there are people like you, as I said, Vikram Sampath, as I said, संजीव सान्याल जी, अमी गनात्रा जी. हमारे पास में बहुत अपॉर्चुनिटीज है आपसे सीखने के लिए. बट इज देयर एनी पर्टिकुलर वे और अ पर्टिकुलर बुक that you would recommend to people or probably a set of books, not just one? Yeah, I mean, many of the authors you have mentioned, you know, I mean, many of them personal friends. I would add to this list the names of people like, say, the work Amish Tripathi does, you know. Some of his work is, really interesting. Of course, I mean, much older than us and really, somebody I look up to as a, mentor figure, Vivek Debroy has done tremendous work in translating some incredible stuff and, throwing new light in our understanding in many things. Would be very important, I think. And, I, for my part, have, are part of a collective now who will be publishing books like this. Your own publishing house? Yes. Well, I mean, not mine per se, but, I'm part of a bunch of people who are part of this. And we want to, ensure that many more people like us, especially younger people, come up with concepts. We can help them with concepts, publish them, because once they, we need a far bigger catchment area of people working. And I think it's time that we start helping build that catchment area also. Can you take the name of the publishing house? Yeah. It's called Grin Publishing. Okay. Grin comes from, this idea that Indian civilization is all about Sat Chit Anandam. There you are, you're grinning, it's about a smile, right? It's always about happiness. I was on a book tour, and somebody asked me that His Holiness the Dalai Lama says, even if you don't remember anything about Buddhism, remember Buddhism is compassion, so then what is Hinduism? And, I found myself saying that Hinduism is bliss. Yeah. It is happiness. It's, and therefore grin. Yeah. So I'm part of this team that is, we have a whole pipeline and we are looking for more authors. So yeah, anybody is listening, do send us your pitch. We would be happy to consider it. But it's all essentially looking at Indian history, Indian culture, Indian civilizational content, Right. That's what we hope to publish in book form. That's our ambition. And hopefully there will be many more like me and like you who will discover new dimensions of our civilization. Yeah. We started off this podcast with Badmashi. We ended on grin. That's right. It's a good loop. I think so. Yeah. And I feel political Hinduism is that thing wherein you have to use certain ways, but at the end of the day, your spirituality, your core, your Hinduism, the core of that one religion, that's what binds us. No, you're absolutely right. I'm glad we began with all the nefarious things and ending with happiness and bliss. Yes, Indian civilization is finally, even after the Sudarshan Chakra is applied, finally, Krishna goes and plays his flute again. Yeah.
because the world and his own creation, which is everything, needs hope. And while the application of the Sudarshan Chakra brings hope, the greater hope is listening to the sound of that flute. Yeah. That's a great way to end this podcast. Thank you. Thank you so much for allowing us in your beautiful house and for letting us do this podcast even when you were not really well. So thank you so much, sir. Thank you.